हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो आज आपके लिए एक और सेशन लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। ऑलराइट, जो आपके एग्ज़ाम 12th 13 14 के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब आज का सेशन हम बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए अब आपके अपने पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने लास्ट सेशन में फीडबैक दिया था कि आप क्वेश्चन साथ ही साथ सॉल्व कराइए, देखिए उसका थोड़ा सा इशू है टाइमिंग का, इसीलिए मैंने लास्ट सेशन में पहले क्वेश्चंस लिख लिए थे फिर आपको समझा दिए थे, क्योंकि थोड़ा टाइम का इशू चल रहा है इस वजह से। बट इसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हो पाए अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर हम पहले मॉड्यूलस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अलग अलग टाइप के, क्योंकि मॉड्यूलस का बोला गया है कि मॉड्यूलस के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे, तो पहले उनकी बात कर लेते हैं। ठीक है, जो टॉपिक जितने हो पाएंगे आगे मैं और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगी, लेकिन मैं अभी नहीं बता रही हूँ, जितने हो पाए उतना हम ये सेशन आगे लेकर जाएंगे। इससे पहला क्वेश्चन है बहुत ही बेसिक सा कि 3+4 आयोटा का आपको मॉड बताना है। ये रियल पार्ट होता है और जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। और मॉड हमने पहले लगा लिया, इसका हमें मॉड निकालना है, तो मॉड निकालने का फॉर्मूला होता है a² + b²। ये a है और जो आयोटा के साथ वो b माना जाता है, तो √3² + 4², तो ये क्या हो जाएगा 9 + 16 √25, यानी कि 5 आपका इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे जहाँ पर हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है। अब एक सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन है आपका 3+4 आयोटा, अलग अलग टाइप के ही कराऊंगी क्वेश्चन, सेम नहीं कराऊंगी, ठीक है। 3+4 आयोटा 1 - 2i, इसका अगर हमें मॉड निकालना है तो ओवरऑल मॉड हमें यहाँ पर लगाना होगा 1 - 2 आयोटा। अब इसको क्या करते हैं, ये फॉर्म बन जाती है Z1/Z2 मॉड की, जो कि अलग अलग सेपरेट मॉड Z1 और अपॉन मॉड Z2 हो जाता है। दैट मीन्स पहले हम 3+4 आयोटा का मॉड निकालेंगे, फिर हम 1 - 2 आयोटा का, फिर इनको अपॉन में रख के सॉल्व कर लेंगे। 3+4 आयोटा का यहाँ से हमने मॉड 5 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इसका निकाल लेते हैं, तो 1² + 2² हो जाएगा, तो 4 और एक आपका हो जाएगा 5, तो √5, तो ये वैल्यू आपके पास 5/√5 आ जाएगी। दैट मीन्स √5 आपका आंसर आ जाएगा। चलो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे कहता है कि आपको मॉड फाइंड करना है 2+ आयोटा, एक टर्म आपके पास है, दूसरी है 1+ आयोटा, तीसरी है 1 - आयोटा। ये मल्टीप्लीकेशन में है तीनों टर्म्स, ठीक है। तो इनका कैसे फाइंड करते हैं, तो इनका भी ऐसे ही कर लेते हैं। 2+ आयोटा का हो जाता है, 1+ आयोटा का अलग हो जाता है और 1 - आयोटा का अलग हो जाता है। तो देखो इसका आपका आ जाएगा 2² + 1², इसका आ जाएगा 1² + 1², इसका आ जाएगा 1² + -1², ठीक है। तो दिस विल बिकम 4 और 1 5, दिस इज √2 एंड दिस इज ऑल्सो √2, तो ये 2√5 आपका इसका आंसर आ जाएगा। होप दिस क्वेश्चन ऑल्सो क्लियर्स टू यू। ये क्वेश्चन रिवाइज कर लेना, किसी भी टाइप का आपसे पूछा जा सकता है। एक आपको 1+ आयोटा की पावर 8 का मॉड जो है आपसे पूछा जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन है। अच्छा, जब अंदर पावर होती है ना तो इसको हम बाहर पावर करके लिख सकते हैं, ये बात एक ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी कि मॉड z की पावर n का मॉड z की होल पावर n का मॉड हो जाता है, ठीक है, होल पावर n हो जाती है। तो इसमें हम +1+ आयोटा का मॉड अगर निकालें तो 1² + 1², ये आपको मिल जाता है √2, और अब आपका हो जाएगा √2 की पावर 8, that will become 16 will be your right answer. Hope this question also clears to you. अब एक अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछ रहा है, अब हमने मॉड के 4 क्वेश्चंस मैंने मॉड के करा दी। अब रेजिड्यू निकालने का हम यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं कि रेजिड्यू निकालने का, क्योंकि 6 नवंबर को क्वेश्चन पूछा गया, कैसा पूछा गया ये तो हमें नहीं पता लगा, लेकिन 2-3 टाइप के हम यहाँ पर रेजिड्यू निकालने के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है fz = 1/z-2 का रेजिड्यू निकालना है एट z = 2, ठीक है। तो यहाँ पर z = 2 पर आपको इसका रेजिड्यू निकालना है। तो यहाँ पर fz जो फंक्शन है इसका सिंपल क्या है, सिंपल इसका पोल है, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1 है, ठीक है। तो fz हैज अ सिंपल पोल
एफ जेड हैज़ अ सिंपल पोल एट z इक्वल्स टू 2, z इक्वल्स टू 2 पर हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका रेजिड्यू क्या होगा, z इक्वल्स 2 पर हमें इसका रेजिड्यू निकालना है। तो इसका इसी तरह के क्वेश्चंस में जो रेजिड्यू होता है वो कोफिशिएंट ऑफ 1/z-2 होता है। तो 1/z-2 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, तो इसका जो रेजिड्यू हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन, इसकी पावर क्या है, इसकी पूरी नीचे वाले टर्म की पावर क्या है 1, और z इक्वल 2 पर इसका रेजिड्यू निकाला है। पावर 1 है तो सिंपल पोल पर आता है ये, और z इक्वल 2 पर इसका हमें जो रेजिड्यू होगा वो क्या होगा, इस पूरी टर्म का कॉफिशिएंट होगा। ये जो पूरी टर्म दी है इसका कॉफिशिएंट कितना है 1, तो ये इसका रेजिड्यू हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा तो दोबारा आराम से देख लेना। रेजिड्यू का सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको सेकंड में दिया है एफ जेड इक्वल्स टू 1/z-1 का होल स्क्वायर। अभी मैंने आपको सिंगल कराया, उसकी पावर क्या थी 1। अब हम यहाँ पर पावर 2 वाला देख लेते हैं, इसका हमें रेजिड्यू निकालना है एट z इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर पोल का ऑर्डर क्या है, अब यहाँ पर पोल ऑफ ऑर्डर कितना है, ये आप देखिएगा 2, क्योंकि पावर कितनी है 2, ठीक है। पोल के यहाँ पर पोल का जो ऑर्डर है वो कितना है 2 है। तो गाइज ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 होता है, तो पोल ऑफ ऑर्डर 2 के लिए इसका जो रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला है वो होता है रेजिड्यू ऑफ f, a, यानी कि जो भी ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है जैसे यहाँ पर, तो ये 2 हो जाएगा 1/1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू a d/dz ऑफ z माइनस a का होल स्क्वायर f ऑफ z। नोट कर लेना, ये पोल ऑफ ऑर्डर 2 का रेजिड्यू निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है। अब यहाँ पर पहले हम ये वाली वैल्यू निकाल लेते हैं z माइनस a का होल स्क्वायर इंटू एफ जेड। तो ये क्या हो जाएगा, एफ जेड की देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं इसको, z माइनस a का होल स्क्वायर, एफ जेड की वैल्यू क्या है 1/z माइनस a का होल स्क्वायर। a की वैल्यू 1 है हमारे पास, ठीक है, तो फॉर्मूला है, तो ये 1 है, तो कैंसिल होकर वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। अब 1 का डिफ्रेंशिएशन आप करोगे तो क्या आएगा 0, यानी कि इसका जो रेजिड्यू की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। सिंपल, जब पोल ऑफ ऑर्डर 2 होगा तो ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 है, क्या है 1, तो 1 यहाँ पर पहले इसकी वैल्यू निकाल ली, ये आई सॉल्व करके 1, और 1 का डिफ्रेंशिएशन होता है 0, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, थर्ड क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपको एफ जेड दिया है z/z-1 और z-2, और रेजिड्यू निकालना है एट z इक्वल्स टू 1, ठीक है। z1 के लिए रेजिड्यू क्या हो जाएगा आपके पास f, 1 जिस पर निकालना होता है। फिर हम लिमिट लेते हैं, z टेंस टू 1 हो जाएगी लिमिट z-1 z/z-1 z-2, ये इसका आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब ये z-1, क्योंकि इस पे हमें रेजिड्यू निकालना है, इंटू एफ जेड, ये पूरी वैल्यू क्या है एफ जेड है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा z/z-2, और इसमें जब आप लिमिट पुट करोगे z टेंस टू 1, तो 1/1-2, तो ये -1, इसका रेजिड्यू क्या आ जाएगा आपके पास -1 आ जाएगा, ठीक है। तो z इक्वल्स टू 1 पर, क्योंकि यहाँ पर भी सिंपल हम निकाल रहे हैं, यहाँ पर पावर 2 नहीं है, वहाँ पर पावर 2 थी तो वो अलग फॉर्मूला था। यहाँ पर दो चीज़ें क्या है, मल्टीप्लिकेशन में दोनों की पावर कितनी है 1, और 1 पर हमें रेजिड्यू निकालना है। तो ये क्या फॉर्मूला हुआ, लिमिट z टेंस टू a और z माइनस a, जिस पर रेजिड्यू निकालना है, इंटू एफ जेड, ये फॉर्मूला था आपका इसका। तो ये सॉल्व कर ली वैल्यू रखकर, और फिर इसमें लिमिट पुट कर दी। होप दिस क्वेश्चन ऑल्सो क्लियर्स टू यू। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में आपको एफ जेड की वैल्यू क्या दी है, z² + 1/z z माइनस आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो रेजिड्यू निकालना है वो दो वैल्यूज पर निकालना है, एक तो z इक्वल टू 0 और एक z इक्वल्स टू i पर निकालना है, ठीक है। z इसको 0 के इक्वलेंट रखेंगे तो i आ जाएगी वैल्यू, और ये क्या है z माइनस 0 है, ठीक। तो ये आपको 0 पर और i पर निकालना है। पहले z इक्वल्स टू 0 पर अगर हम निकालेंगे तो सिंपल पोल है, z इक्वल 0 पर तो जो रेजिड्यू है आपका सिंपल f, 0, ठीक है। लिमिट कितनी, z टेंस टू 0, z एफ जेड, z क्यों, क्योंकि जिस पर पोल निकालना है वो वैल्यू यहाँ लेते हैं, चाहे z माइनस 0 लिख दो या z लिख दो, ठीक है, इंटू एफ जेड, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो लिमिट z टेंस टू 0, z और एफ जेड कितना है z² + 1/z z माइनस i,
तो z से z कैंसिल, ये आ जाएगा आपका लिमिट z टेंस टू 0 जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड माइनस आई। अब इसमें 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस आई, तो 1 अपॉन आई, 1 अपॉन माइनस आई आ जाएगा। 1 अपॉन माइनस आई होता है आई, तो इस पर 0 पर जो रेजिड्यू आया है वो आया है आयोटा या आई। अब मैं z इक्वल्स टू अगर आई पर देखूँ या आयोटा पर देखूँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सिंपल पोल होगा, तो रेजिड्यू f कॉमा आयोटा, लिमिट क्या हो जाएगी z की टेंस टू आयोटा हो जाएगी, और z माइनस आयोटा पर वो वैल्यू जिस पर निकालते हैं पोल वो यहाँ पर आती है, इंटू एफ जेड आता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट z टेंस टू आई z माइनस आई, और एफ जेड की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड माइनस आई, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आयोटा इसमें पुट कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड की जगह आयोटा आ जाएगा, ये -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा, ऊपर 0 तो ओवरऑल 0, दैट मीन्स z इक्वल टू 0 पर रेजिड्यू आया आयोटा और z इक्वल्स टू आई पर इसका रेजिड्यू आया है 0, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको नोट करा देती हूँ, नोट डाउन कर लो, इम्पॉर्टेंट है। जो पोल ऑफ ऑर्डर 3 के लिए इक्वेशन होती है या फॉर्मूला होता है वो नोट कर लो। पोल ऑफ ऑर्डर 3, तो ये फॉर्मूला होता है रेजिड्यू ऑफ f कॉमा a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आयोटा, लिमिट z टेंस टू a d2 अपॉन डी जेड स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव होता है z माइनस a के होल स्क्वायर एफ जेड का। ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस एक क्वेश्चन आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का और करा देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर से क्वेश्चन आया था, तो एक आपको सीधा सीधा क्वेश्चन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यहाँ पर करा देती हूँ। क्वेश्चन अगर आपको फास्ट लग रहे हैं तो आप दोबारा से देख लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का हम एक क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए अच्छे से रिवाइज कर लेना, जो भी मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ आप सभी के काम आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है dy बाय dx प्लस y tan x इज इक्वल टू साइन x। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है और हमें निकालना है। ये कौन से ऑर्डर की है? ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें निकालना है अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सबसे पहले हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, dy बाय dx प्लस pxy इज इक्वल टू qx लिखते हैं। अब यहाँ से कंपेयर करके px की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan x, कंपेयर करेंगे इससे इसको और इससे इसको, और qx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, sin x आ जाएगी। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है हमारे पास e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यानी कि e की पावर p की वैल्यू क्या है, tan x का इंटीग्रेशन और dx। ठीक है, तो tan x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड cos x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पुट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, तो e की पावर माइनस लॉग मॉड cos x, और ये ई से ये कैंसिल हो जाता है और cos आ जाएगा अपॉन में, तो ये 1 अपॉन cos x हो जाएगा, और ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा यहाँ पर sec x। अब आगे क्या करना होता है, यहाँ खत्म नहीं हो जाता आगे। ठीक है, ये आपका log ई से कैंसिल हो जाता है, ये माइनस cos x बचेगा आपका, तो इसको माइनस है तो अपॉन में करके लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए sec x आ जाएगा। ठीक है, आगे मैं बात करूँ तो आगे क्या करोगे, अब इसको आपने इक्वेशन में पुट करना है, जो मेन इक्वेशन थी वहाँ पर ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। जैसे sec x जो है वो पुट करेंगे, sec x से पूरी में मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरी जो हमारी पहली इक्वेशन थी, तो sec x dy बाय dx प्लस y sec x tan x और इज इक्वल टू साइन x sec x, जो पहली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी उसमें हमने पूरे में sec x से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, अगर हम इस वाले टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा sin x अपॉन cos x, क्योंकि sec को 1 अपॉन cos लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इधर इक्वल में tan x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा y sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan x। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना पूरी टर्म का, इसका इंटीग्रेशन करेंगे अगर हम, ठीक है,
अब देखो यहाँ पर ये वाली जो टर्म थी, इस पूरी टर्म का हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। एक मिनट इसको इरेज कर देते हैं इस वाली लाइन को, ठीक है। ये साइन एक्स सेक एक्स क्या हो गया, टेन एक्स हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। देखो तो इसका पूरे का अगर हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका सेक एक्स, ये पूरी इसका पूरी टर्म का क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया, इधर भी और इधर भी, ठीक है। अब इधर जो है ये टर्म जो है आपकी, ये क्या है, ये आपका y sec x का क्या है, पूरा इंटीग्रेशन है। क्या है ये, y sec x का पूरा आपका क्या है, डेरिवेटिव है, सॉरी। y sec x का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो ये पूरी टर्म मिल जाएगी। दैट मीन्स ये क्या है, डी बाई बाई डी एक्स है किसका, y sec x का, और साथ में हम क्या ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल और dx आ जाएगा, और इधर इंटीग्रेशन किसका करना पड़ेगा, 10x का करना पड़ेगा और dx। ये समझ में आई बात, नहीं आई तो दोबारा से सुन लो, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, sec x की जो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन थी उससे मल्टीप्लाई कर दी, ये टर्म आ गई। फिर इस टर्म की जगह 10x लिख लिया। अब दोनों तरफ क्या ले लिया, इंटीग्रेशन कर दिया। ये इंटीग्रेशन का सिंबल आ गया, ये आ गया dx, ठीक है। और ये भी पूरे में क्या आ गया, dx आ गया। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब ये जो पूरी टर्म है ना, यहाँ से यहाँ तक कि y sec x का डिफरेंशिएशन है, निकाल के देख लेना अलग से, यही आएगा। तो इसको हमने डी बाई डी एक्स ऑफ वाई सेक एक्स लिख दिया। इधर हमारा इंटीग्रेशन चल रहा था तो ये dx लिख दिया, और इधर भी dx लिख दिया। अब ये dx से dx तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से वाई सेक एक्स बचेगा, और इधर 10x का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स हो जाएगा प्लस कॉफिशिएंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इधर सेक एक्स को उधर ले जाते हैं, तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, और माइनस का लॉग मॉड ऑफ कॉस एक्स हमारा चल रहा है, ठीक है, प्लस सी। तो y तो निकालना होता है ना, हमें y फाइनल आंसर निकालना होता है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर और इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, सेक एक्स आया है। अगर खाली इतना पूछे तो आप वैसे निकाल सकते हो, और पूरा सॉल्यूशन पूछे तो आप ऐसे निकाल सकते हो। इसको दोबारा से देख लेना, देख कितनी भी बार लो, जब तक खुद से आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपको थोड़ा मुश्किल होगा समझना, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के हमने जो मेन डिफरेंशियल इक्वेशन दी थी उससे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है, फिर इसका इंटीग्रेशन किया है, और फिर इसको सॉल्व किया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पर आपसे ना कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर लो आप, क्योंकि आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन से एक क्वेश्चन बताया है, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन से क्वेश्चन आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नोट कर ले। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए अगर पूछा जाए तो ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, n होंगे, ठीक है। तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n होता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो इसको। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए, जिसमें n क्या है, एलिमेंट्स हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, इसका फॉर्मूला होता है। एक आपसे पूछा जा सकता है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है। तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का क्या फॉर्मूला है, 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2। इसके अलावा टोटल रिलेशन कैसे निकालते हैं आप, टोटल रिलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n स्क्वायर, नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट है। टोटल रिलेशन 2 की पावर n स्क्वायर। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम बात कर चुके हैं, सिमेट्रिक की हम बात कर चुके हैं। अच्छा, ई रिफ्लेक्सिव का क्या होता है, ई रिफ्लेक्सिव का भी आपका ये जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का होता है वही ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन का होता है, जो रिफ्लेक्सिव का है वही ई रिफ्लेक्सिव का होता है, ये भी याद रख लेना। सिमेट्रिक रिलेशन का मैंने आपको बता दिया है। एंटी सिमेट्रिक का, या यहाँ पर एंटी सिमेट्रिक का लिख लो, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर n। ये एंटी सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला होता है, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 की पावर n। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, इनको आप याद रखना। मेरी तरफ से आज के सेशन में इतना ही, होप आपके लिए चीज़ें काम आए। एक बार पेन पेपर लेके अगर आप नहीं बैठे थे तो दोबारा इसको सॉल्व कर लेना। इनमें से डेफिनेटली कोई ना कोई सवाल तो आपके क्वेश्चन में या उसके जैसा कोई सवाल आने के पूरे चांसेस है। आपने बोला था कि लिख कर सॉल्व करा देना, तो मैंने कोशिश की है
कि आपको करा दूं लिखकर, बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा आप इग्नोर करना, ठीक है, उसके लिए आई एम सॉरी। बाकी सेशन आपके लिए डेफिनेटली काम आएगा, और अगर आपको कुछ भी सेशन में अच्छा लगा है तो अभी के भी सेशन को लाइक कर दो, अपनी जितने ग्रुप्स हैं, दोस्त हैं, उनमें सेशन को शेयर कर देना। एलटी और ईएमआरएस की भी हम आगे प्रिपरेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो जितने लोगों ने एलटी का फॉर्म फिल किया है और ईएमआरएस का फिल किया है, और आगे जो DSSB फॉर्म अब फिलअप हुए हैं, उनकी भी प्रिपरेशन करेंगे। दैट मीन्स सभी टीचिंग एग्जाम्स पर यहाँ पर इस टाइम फोकस चल रहा है इस चैनल पर। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको दी जाती हैं और इम्पॉर्टेंट कंटेंट दिया जाता है। जिसने पेडागॉजी वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी, देख लेना, बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज कराए हैं। टीजीटी मैथ्स के नाम से पेडागॉजी के प्लेलिस्ट है, उसमें PYQs हैं, वो कर लेना। साथ ही साथ जो सिलेक्शन सीरीज़ के नाम से कुछ वीडियोस पड़ी हैं, वो पूरी प्लेलिस्ट देख लेना। सिलेक्शन सीरीज़ के सारी थ्योरम, सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कराए हैं टीजीटी मैथ्स एग्जाम के लिए। ज़रूरी नहीं है 6 को नहीं आया उनमें से कुछ तो अब आने वाले एग्जाम्स में भी नहीं आएगा। पढ़ के आपको सारा जाना है, तैयारी अपनी पूरी करनी है। 12, 13, 14 को जिनका एग्जाम है उनको वेरी 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 मच ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ जाना, सारी अपडेट आपको और पेपर का रिव्यू वगैरह सब दे देंगे। टेलीग्राम पर जुड़ जाना, लिंक उसका कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन में है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लो। पेपर का सारा रिव्यू आपको वहाँ पर मिलेगा और सब अपडेट्स भी वहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना आगे की प्रिपरेशन के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और 12, 13, 14 को जिनका एग्जाम है उनके लिए वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।